तो आप समझ सकते हैं कि आखिर किस आधार पे से सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि दलितों में क्रीमी लेयर तैयार हो गया है, आदिवासियों में क्रीमी लेयर तैयार हो गया है। आखिर वो कौन से आंकड़े हैं? जाति जनगणना हो नहीं रहा है, और SC ST का भी तो जाति जनगणना नहीं हो रहा है कि जो पता चले कि उसमें कौन सी जातियां क्रीमी लेयर में तैयार हो गई है। आरक्षण का हक जो है SC ST OBC का वो कोई और खा रहा है, लेकिन आरोप लगा रहा है, नैरेटिव बना रहा है कि SC का हक SC के कुछ जातियां खा जा रही हैं, OBC की कुछ जातियां बाकी OBC का हक खा जा रही हैं। तो ये इस नैरेटिव को, इस षड्यंत्र को तोड़ना होगा और प्रतिकार करना होगा। नमस्कार, वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। आखिर कौन किसका हक खा रहा है और कौन अधिकारों से वंचित हो जा रहा है? आखिर कौन किसके आरक्षण का कोटा हड़प ले जा रहा है और कौन आरक्षण के कोटे से वंचित रह जा रहा है? आखिर कौन किसकी हिस्सेदारी खा जा रहा है? कौन सत्ता संसाधनों पर कब्जा किए हुए है? हम बात करेंगे आज इन्हीं सब मुद्दों पर, पड़ताल करेंगे आखिर कौन किसका आरक्षण खा जा रहा है और कौन अपने आरक्षण से वंचित रह जा रहा है, कोटे से वंचित रह जा रहा है। इसकी पड़ताल करेंगे। SC रिजर्वेशन कोटे में क्रीमी लेयर को लेकर जो फैसले आए हैं, कोटा विद इन कोटा, और फिर आरक्षण पहली पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को नहीं दी जानी चाहिए उसका लाभ, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र नारायण जी हैं, जो संविधान के जानकार हैं और अपनी कलम और आवाज से बहुजन समाज को उद्वेलित करते रहते हैं, उसे मुखरित करते रहते हैं। तो जितेंद्र नारायण जी, क्या कहेंगे, कौन किसका हक खा रहा है? जी स्वागत है। नमस्कार, पहले नमस्कार आपको, साथी दर्शकों को भी। देखिए, पहला तो ये जो हकमारी की बात उठाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये केवल दलितों के संदर्भ में, और ये जो निर्णय दिया है अपना, जो दलितों के कोटा के अंदर कोटा करने की बात है उस पे, तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़ों का खुद जो पीछे जो कुछ दिन पहले, यानी कि ये आप एक लोकसभा में खुद उस समय के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा दिए गए अगर बयान को भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा होता, पढ़ा होता और उन आंकड़ों को अपने नजर में लिया होता, तो इस तरह की बातें नहीं करती कि किसी का कोटा कोई खा रहा है, दलितों में कुछ क्रीमी लेयर पैदा हो गए हैं। इस तरह की बातें जो डिसीजन में आई हैं, ये कभी शायद संभवतः सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता। अब देखिए कि मार्च 2021 को लोकसभा में रमेश पोखरियाल साहब बोलते हैं कि 1062 प्रोफेसर हैं कुल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, जिसमें ST 1% से भी कम है। अब आप समझ लीजिए कि SC का जो 7.5% रिजर्वेशन है, उसमें 1% भी अभी तक 2021 तक, 47 से 2021 तक 1% भी ST के लोग आ नहीं सके। SC का भी वही स्थिति है, मतलब ये उनका वो नहीं भरा जा रहा है, तो हक मार कौन रहे? और पोस्ट सब भरे जा रहे हैं। 42 केंद्रीय यूनिवर्सिटीज में आप देखिए कि कितने ST VC बनाए गए, कितने SC VC बनाए गए। तो कौन मार रहा है? पहला तो ये देखना है कि हक मारने वाले वो लोग हैं जो सत्ता एक डेटा मेरे पास भी है जितेंद्र जी, खास करके जी जितेंद्र जी, एक डेटा मेरे पास भी वो शेयर कर देता हूँ, बातचीत करने में आगे आपको भी सहूलियत होगी। मेरे पास जो डेटा है अभी सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल किया जा रहा है। फैकल्टी इन हायर एजुकेशन, मतलब उच्च शिक्षा में, आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की, मैं यहाँ IIM की बात करूंगा और IIT की। IIM में जो फैकल्टीज हैं, जो प्रोफेसर हैं, जनरल से 74% है, OBC मात्र 2.6%, ST का 0.8%, ST 0.2%। इसी तरह फैकल्टी इन IIT में
जो प्रोफेसर है, फैकल्टीज मेंबर्स हैं, उसमें 81% वो लोग हैं जिनकी आबादी 10 से 12-15% होगी, और ओबीसी मात्र 5.42, लगभग जो मंडल कमीशन की जो सिफारिश आई थी उस समय शायद, या उसके पहले आपको ज्यादा ध्यान होगा, 52% के आसपास शायद ओबीसी की आबादी की चर्चा हुई थी। लगभग मतलब आधा तो ओबीसी है शायद। 1931 के जनगणना के आधार पे 52% माना गया था, लेकिन अभी तो अच्छा, जैसे 31 की बिहार में जनगणना के अनुसार जी, तो हाँ, उसको उसके हिस्से में 5.4% है। ये आईआईटी की बात कर रहे हैं। एससी का जी 2.23, एसटी का 0.3%। तो कुल मिलाकर जनरल 74 आईआईएम में और 81% आईआईटी में। जी, आगे बढ़िए। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर किस आधार पे से सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि दलितों में क्रीमी लेयर तैयार हो गया है, आदिवासियों में क्रीमी लेयर तैयार हो गया है। आखिर वो कौन से आंकड़े हैं? जाति जनगणना हो नहीं रहा है, एससी एसटी का भी तो जाति जनगणना नहीं हो रहा है कि जो पता चले कि उसमें कौन सी जातियां क्रीमी लेयर में तैयार हो गई हैं, और किसको हम आप जो है सो आरक्षण नहीं देना चाहेंगे। पहला चीज, दूसरा चीज का एक जज इनका मित्तल साहब का एक लेख आया था अखबार में कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, एक पीढ़ी को ही आरक्षण। अब सब सोच लीजिए कि अगर पहली पीढ़ी फोर्थ ग्रेड के आरक्षण लिया, पहली पीढ़ी तो जनरली फोर्थ ग्रेड का ही आरक्षण लेगा, तो उसके बाद वो जो फोर्थ ग्रेड का आरक्षण लेगा तब तो फिर आगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लायक स्थिति में होगा, जो फिर से अगले क्लास 2 या क्लास 3 या क्लास 1 में जा सके। तो जब पहली पीढ़ी को आप आरक्षण देने के बाद दूसरी पीढ़ी को आरक्षण देना वंचित ही कर देंगे। आज जब स्थिति ये है, जबकि आप आरक्षण पहली पीढ़ी को के बाद भी दे रहे हैं, तब तो आईआईएम के पद खाली जा रहे हैं, उच्च पदों पे लोग खाली, उच्च पदों पे प्रोफेसर्स के पद पे दलित और आदिवासी पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो फिर जब इस तरह की अवधारणाओं को आप लाएंगे बिना कोई सोचे विचारे, तो फिर आगे के पद कैसे खाली होंगे? पहली चीज। दूसरी अच्छा चीज, जितिन जी, संसाधनों में भी इसमें आप देखेंगे। आप आपने ऑर्डर पढ़ा होगा, ये फैसला जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो आपने जी जी। पढ़ा होगा। जो बात कही गई है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, तो या क्या एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर कहा है, या ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, या जो सवर्ण जो आरक्षण है ईडब्ल्यूएस का, उसके लिए भी ये लागू होगा क्या? नहीं, इस पे तो इनका जैसे कहना है, इस तरह का ईडब्ल्यूएस आरक्षण या इस तरह का तो कुछ है नहीं। इन्होंने तो लेकिन सीधे इसमें मतलब क्लियर हो जा रहा है सर। मैं, मेरे पास जो अखबार है, एक मिनट सर, जी। मेरे पास हाँ जो अखबार है उसमें जो है उसी का जिक्र, इससे तो जाहिर होता है कि जज साहब को सिर्फ एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए शायद कहा है। मेरे उसमें पास तो साफ एक लिखा, अखबार प्रभात खबर है, यदि उसमें किसी जो छपा था। उन्होंने ईडब्ल्यूएस उन्होंने साफ चर्चा की है कि यदि किसी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की पहली पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर उच्च स्थिति तक पहुंच गई है, तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हकदार नहीं माना जाना चाहिए। हाँ, ये वही केवल तो, अनुसूचित जाति और दूसरी पीढ़ी जनजाति को समान लेकर वर्ग के के इन्होंने स्तर पर टिप्पणी आ की। गई है, तो समान वर्ग के स्तर पर तो वही आएगा ना, एससी एसटी ओबीसी आएगा। जी जी। ईडब्ल्यूएस तो समान ही है ना। हाँ हाँ। इससे तो क्लियर हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस को इससे मुक्त रखा गया है। ईडब्ल्यूएस में पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण जैसे 2000 वर्षों से लेते आए हैं ये लोग, ये भी जारी ईडब्ल्यूएस के रहेगा, माध्यम से लेते जारी रहेंगे। रहेगा, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति दूसरी पीढ़ी आरक्षण नहीं ले। जबकि खुद एक लाल बहादुर शास्त्री ने जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने क्लास 3 और क्लास 4 की बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली, और उसके लिए रेलवे के अधिकारी लोग उनके पास पहुंचे कि सर इतने योग्य लोग मिल नहीं रहे। तो उनका कहना था कि जब पहली पीढ़ी योग्य पहले तो उन्होंने कहा कि योग्य नागरिक तैयार करने का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? योग्य नागरिक किसे तैयार करना है? देश को ही तैयार करना है। तो देश कैसे तैयार करेगा? जब तक लोगों के पास संसाधन नहीं जाएंगे, लोगों के पास पैसे नहीं जाएंगे, तो योग्य नागरिक, योग्य लोग तैयार कैसे होंगे? तो पहली पीढ़ी क्लास 4 क्लास 3 में जाएगी, और वो जब उनके पास पैसे जाएंगे तो तब उनके बच्चे इस तरह के योग्य बनेंगे कि अगली पीढ़ी क्लास 2 क्लास 1 के लिए तैयार हो पाएंगे। ये खुद लाल बहादुर शास्त्री का मानना था, जो पहले रेल मंत्री थे, देश के पहले रेल मंत्री थे। और आज ये जज साहब उतने बड़े लाल बहादुर शास्त्री जैसे विद्वानों को भी ये मतलब पीछे छोड़ रहे हैं, उनको भी एक गलत साबित करने पे लगे हुए हैं, और कहते हैं कि पहली पीढ़ी को आरक्षण मिल गया तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं देंगे। तो ये कहीं न कहीं पूरा का पूरा जजमेंट जो है, जिस वर्ग से ये जज लोग आते हैं, कहीं न कहीं उस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है जजमेंट। इसके पहले ये जैसे डी वाई चंद्रचूड़ साहब का भी कई डिसीजन अगर पीछे का भी देखें, तो कहीं न कहीं वो डिसीजन अनुसूचित जाति, जनजाति के भला के लिए या कल्याण के लिए या राष्ट्र कल्याण की भावना से प्रेरित हो, ऐसा कुछ दिखता नहीं है।
बिल्कुल कुछ लोगों का जो आरोप है, बहुत सारे लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि ये डिसीजन ही पूरी तरह राजनीति अपने आप में एक राजनीति है, राजनीति से प्रेरित है और खास करके समय को लेकर के कि जब 8 फरवरी 2024 को डिसीजन तैयार हो गया, तब उसे रिजर्व रख लिया गया और चुनाव के बाद इस डिसीजन को दिया गया, तो कहीं न कहीं बिल्कुल, बिल्कुल। चुनाव को बचाने का मतलब चुनाव का पे इस डिसीजन का असर नहीं पड़े, निश्चित रूप से तो जो इसका चुनाव मतलब पे कोई इसका अदृश्य असर नहीं पड़े शक्ति इसका पीछे ख्याल से ज़रूर है वो इस डिसीजन के पीछे। हाँ, डिसीजन के पीछे है। तो पहला चीज़, दूसरा चीज़ कि जैसे अभी आप नौकरियों सर के वो बारे में दूसरी कहते चीज़ पर आप जाएँगे मेरे पास एक हाँ, नहीं अभी थोड़ी-सी फिर जानकारी मैं है आ मैं रहा हूँ। देना चाह जैसे रहा हूँ। नौकरियों पे कहते हैं कि कोई हक खा रहा है, नौकरियों पे कह रहे हैं कि हक खा रहा है, तो पहले तो आप ये पता करिए कि ये क सारे नौकरियाँ जो हैं उसमें किन पूरी तरह से गणना हो, पता चले कि किन जातियों की संख्या उनकी आबादी से अधिक है। अगर नौकरियों में जिन जातियों की संख्या उनकी आबादी से अधिक है, वो जातियाँ हक खा रही हैं, न कि वो जातियाँ जिनकी आबादी से भी प्रेजेंटेशन अभी भी अगर कम है, तो वो कैसे हक खा रही हैं किसी का? पहला चीज़। दूसरा चीज़, जब ओबीसी का सीट ही खाली रह जा रहा है, जब उसमें सबसे ज़्यादा एससी और एसटी और ओबीसी में एनएफएस किए जा रहे हैं, तो फिर कौन से लोग हैं जो खा रहे हैं? यहाँ तो एनएफएस करने वाले लोग ही खा रहे हैं। 1-2 बार एनएफएस किए, उसको फिर जनरल कर दिए, तो खाने वाले तो वो लोग हैं। फिर आगे की बात अगर देखिए, संसाधनों के बँटवारे की बात देखिए, तो 85% एससी-एसटी के पास ज़मीन ही नहीं है, लैंडलेस लोग हैं, है ना? तो फिर ये जो 85% लैंडलेस आज तक कैसे रह गए? आज़ादी के शायद 75 साल बाद भी इनको ज़मीन नहीं दिला सकी भारत सरकार। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो इस तरह से भूमि का बँटवारा अंग्रेज़ी सरकार ने मतलब बिल्कुल कानून को धज्जियाँ उड़ाकर उसका छीन करके उसको, उसको छीन करके उसको दिया। तो आज़ादी के बाद हम लोगों ने क्या किया? उस अंग्रेज़ों की गलत भूनीति को हमने सुधारा क्या? अंग्रेज़ों के द्वारा जो भूमि का बँटवारा असंगत तरीके से बिल्कुल गलत तरीके से किया गया था, क्या उसको हमने सुधारा? उसमें जो मलाईदार तबका है, उससे क्या सरकार ने ज़मीन छीना और उस ज़मीन को छीन करके इन एससी-एसटी लोगों को बाँटा? आज तक तो नहीं हुआ है। 85% आज भी एससी-एसटी लैंडलेस लोग हैं। तो कृमि जो कौन खा रहा है, कहीं न कहीं ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो लोग हैं, जो बैठे लोग हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम से आए हुए लोग हैं, वो कहीं न कहीं ध्यान को भटका रहे हैं। एससी-एसटी के सर वो बीच आज निश्चित रूप एक से सोशल मीडिया पर सर एक वीडियो आज वायरल हो रहा है हुँ, हुँ। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का। हुँ, आपने देखा है कि नहीं? मीरा कुमार जी बोल रही हैं उसमें कि बनारस में वो 1978 की बात शायद कर रही थी। हुँ, हुँ, डॉक्टर संपूर्णानंद के स्टैच्यू का वो लोकार्पण करने गए थे उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम जी। हुँ, तो हुँ, वहाँ उनके साथ जातीय भेदभाव का शिकार उनको होना पड़ा। एक तो उनके लोकार्पण के बाद गंगा जल से उस मूर्ति को, प्रतिमा को धोया गया और दूसरी बात कि इनको बोला गया, वो मीरा कुमार जी का स्टेटमेंट है, बोल रही हैं कि उनको बोला गया कि जगजीवन चमार जाओ यहाँ से। स्टेटमेंट वही है, जगजीवन चमार चले जाओ। ये तो क्या एक पीढ़ी छोड़ दीजिए, मतलब इस पावरफुल पद पर रहने वाला व्यक्ति जब गंगा जल से धोया जाता है उनके छुई हुई मूर्ति को, फिर उनको जगजीवन चमार कह के जातिगत भेदभाव किया जाता है। तो जज साहब को ये नहीं दिखता कि एक पीढ़ी अगर नौकरी पा ले तो सामान्य स्थिति में, समान वर्ग की स्थिति में कैसे आ जाएगा? वो तो कभी नहीं आएगा। बिल्कुल। सही सवाल आपने संतोष जी उठाया कि आर्थिक हैसियत बढ़ जाने के बाद या उच्च संवैधानिक पदों पे पहुँचने के बावजूद सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं होता है। जगजीवन राम की तो बात छोड़ दीजिए, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ही देखिए। अभी जो यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में गई हैं, क्या उनको गर्भगृह में जाने दिया गया? इससे पहले रामनाथ कोविंद जो दलित समुदाय से थे, उनको भी गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया। तो कहाँ उच्च पदों पे जाने के बावजूद उनको कहाँ सामान्य मान लिया गया है? कहाँ उनके साथ भेदभाव बंद कर दिया गया है? इसलिए पूरी तरह ये क्रीमी लेयर की बात करना या उसमें हेटेरोजेनियस की बात करना बिल्कुल गलत है। पूरे समुदाय के साथ जब भेदभाव जारी है, पूरे समुदाय के साथ जब छुआ-छूत जारी है, तो उनको हेटेरोजेनियस मानना ही गलत है। वो तो बिल्कुल होमोजेनियस है। जिन लोगों के साथ जो ये शेड्यूल कास्ट की जो परिभाषा दी गई है कि वो समाज के अछूत लोग हैं, तो अछूत तो आज भी हैं।
आज भी बड़े पदों पे पहुंचने के बाद भी उनके साथ वही बर्ताव जारी है। तो जब बर्ताव जारी है तो फिर कैसे आप जज साहब ने मान लिया कि ये अब ऊपर आ गए, ये निकल गए, ये सामान्य श्रेणी के लायक हो गए? ये बिल्कुल गलत है, कहीं ना कहीं बिल्कुल सच्चाई से मुंह मोड़ने वाली बात है, सच्चाई को झुठलाने की बात है, और सच्चाई से लोगों का ध्यान भटका करके लोगों को आपस में लड़ाने की बात है, ताकि ये लोग आपस में ही लड़ते फिरते रहें और जो अपने हक और हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ पाए। अभी तो कुछ जी कुछ ही जितेंद्र दलित जी, लोग बोलना शुरू किए हैं, कुछ ही दलित लोग लिखना पढ़ना शुरू किए हैं। आज भी अगर अंग्रेजी अखबारों में देखिए तो कितने दलितों के आर्टिकल आ रहे हैं, कितने ओबीसी के आर्टिकल आ रहे हैं। अभी भी तो वहां छाए हुए हैं, कितने टीवी न्यूज चैनल पे आज भी किसी दलित विचारक को बुलाया जा रहा है। अच्छा सर, एक चीज और मैं आपसे सवाल करते मतलब ये बताते हुए सवाल करना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए 4th ग्रेड का कर्मचारी हो, तो वहां भी 4th ग्रेड का अगर कोई अपर कास्ट एक हो और 10-20 अगर निचले तबके का हो, तो एक अपर कास्ट का वो कर्मचारी बाकी 10 पर भारी होगा। आईएएस लॉबी है, आईएएस में अगर मान लीजिए कि दलित समाज का या ओबीसी समाज का कोई आईएएस बनता है, तो आईएएस जो 25-50 आईएएस होंगे या उनके समानांतर समकक्ष या फिर ऊपर के, जैसे उनसे जस्ट ऊपर वाले पद के अपर कास्ट के, तो वहां भी तो पावर एक है, लेकिन जाति तो अलग अलग है। तो जाति के आधार पर वहां भी आईएएस एक सवर्ण आईएएस दलित आईएएस के साथ तो वही व्यवहार करता होगा। मतलब इंटरनल जो बिल्कुल भले सीधे टॉर्चर नहीं करता होगा, लेकिन खाने में, पीने में, व्यवहार में, बातचीत में तो वो सर, जाहिर एक कर ही देता होगा। एक एक उदाहरण आपको शायद आप लोग को नहीं पता होगा। देश में एक आईपीएस ट्रेनिंग के दौरान बर्खास्त हुआ था पहला आईपीएस, है ना? वो बगहा का कायस्थ था, आपके बगहा का। 1978 या 80 के आसपास, जिस समय जगन्नाथ 81 या 82 के आसपास बर्खास्त हुआ था। और वो इसलिए बर्खास्त हुआ था कि वो आईपीएस होने के बाद जब मसूरी के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ गया, उसके साथ वहाँ 2 लड़कों को रहने की व्यवस्था की जाती है, तो उसके साथ एक एससी लड़का को रहने के लिए दे दिया गया था। और वो कास्ट लड़के ने उसके साथ हमेशा गाली गलौज करता था, रूम में गाली गलौज करता था, उसको हमेशा कहता था तो तुम मेरा खाना नहीं छुओगे, बेड नहीं छुओगे, ये नहीं करोगे। और इसके चलते उसको प्रताड़ित करता था। और हद ये हो गई कि एक दिन जब वो वहाँ एक पार्टी चल चल रही थी, और उस पार्टी में जब उस लड़के ने वो एससी लड़का, पंजाब का लड़का था, और उस लड़के ने जब एक प्लेट उठा करके उसको दे दिया, तो उस आईपीएस लड़के ने उस प्लेट को सारे लोगों के सामने उठाकर फेंक दिया और कहा कि मैं किसी चमार दुसाद के छुए हुए प्लेट को नहीं खाता, मैं खाना नहीं खा सकता हूँ। और ये घटना जब सार्वजनिक रूप से हो गई तो उस पर जांच कमेटी बैठी और वो लड़का अंत में बर्खास्त किया गया। तो आप समझ सकते हैं, जब आईपीएस हो जाने के बाद भी भेदभाव नहीं खत्म हुआ, एक तो जाति का ये भेदभाव जज साहब मनोज डॉक्टर पंकज डॉक्टर कह हाँ, रहे हैं, दूसरी जस्टिस चीज सर। पंकज मित्तल शायद है, उनको हाँ, ये सब एहसास नहीं है शायद। नहीं, तो एक एहसास नहीं, रिसर्च उन्होंने करवा लेते, डेटा इकट्ठा बिल्कुल करवा लेते। बिल्कुल सर, सामाजिक सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। उसके साथ में बीपी सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह का 5 अगस्त 1993 का लोकसभा में दिए गए भाषण का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा क्रीमी लेयर की, उस समय ओबीसी में ही क्रीमी लेयर की अवधारणा को उन्होंने गलत ठहराया था और कहा था कि जैसे उन्होंने कहा कि किसी क्रीमी लेयर का सवाल आता है तो लगता है हजारों साल से मट्ठा बन रहा है और उस मट्ठे में से क्रीमी लेयर निकाल रहा है। इस पहलू को ये लोग नहीं देखते। क्रीम निकलने के बाद मट्ठा बनता है, क्रीम निकालकर उसे हेमोनाइज करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि जैसे इसमें इन्होंने कहा कि अगर उसमें वास्तव में कोई क्रीमी लेयर होता ओबीसी में, तो अभी तक तो वो पोस्ट ले लिया होता, उसको आरक्षण की जरूरत ही नहीं होती। आप आंकड़े देखिए कि ओबीसी के कितने लोग हैं। तो आप इसी तरह, मेरा ये कहना है कि अगर एससी एसटी में उस तरह का कोई क्रीमी लेयर या कोई अपर लेवल तैयार होता या कोई ऐसा कास्ट मजबूत निकल जाता, तो आज आईआई के इतने पोस्ट खाली हैं, आईआईटी के इतने पोस्ट खाली हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह उनके जज दिखते। क्यों नहीं जज दिख रहे हैं? हाई कोर्ट में क्यों नहीं जज? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज साहब को खुद नहीं दिख रहा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अगल बगल कितने एससी लोग हैं, उनकी आबादी के अनुसार क्या है, और है तो किस जाति के हैं। हाई कोर्ट में जितने जज हैं, लगभग 500 से ऊपर हाई कोर्ट के जज हैं, उसमें वो देखे कि आबादी के अनुसार कितने हैं।
तो खुद ये बिल्कुल ही धूल झोंकने वाली बात है। यहाँ दलित का हक नहीं, नहीं बिल्कुल, खा रहा है, दलितों पे ना पिछड़ा सही पिछड़ा बात। का हक खा रहा है। वो तो हक वो लोग खा रहे हैं जो जिनको चिंता ये है कि चिंता, देखिए यही है भटकाने का वो सारा खेल। जो हक पूरे 85% का खा रहा है और खाते आया है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो हमारे घर में ताक झांक कर रहा है कि उसका एक दूसरे का हक तो नहीं खा रहा है, जबकि खाया नहीं जा रहा है, लेकिन ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल, वो चाहते ही नहीं है कि ये लोग बेहतर स्थिति में आवे। आप पहली बात कि एससी के बीच से अगर ये आवाज़ उठी होती, एससी के लोग ना जी, आवेदनकर्ता कोई एससी है, आवेदनकर्ता या भी याचिका अगर इस दायर तरह के करता कोटे या बोलता कभी, हाँ, हमको नहीं लगता कि आवेदनकर्ता नहीं है एक भी पहला चीज़, आदमी कभी कोई दूसरा कहा चीज़ हो सर, कि एक हाँ, आदमी एसटी भी में कभी कंप्लेन और में जब एसटी के मसले पे पब्लिक और डिस्कोर्स में सबसे नहीं आया कि दुखद है किसी ने सर, कहा एक किसी चीज़ और जाति ने देखा कि जाए मैं वो खा लिया है मेरा हक। सबसे दुखद है कि एसटी का तो मामला भी नहीं था और जज साहब ने एसटी पे भी अपना डिसीजन दिया। जबकि एसटी के बारे में अभी भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि एसटी के जनजीवन पे, एसटी लोगों के स्थिति पे, एसटी लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है, अभी महात्मा गांधी जैसे लोग को समझने में बहुत दिन लगा, बाद में चल करके महात्मा गांधी ने समझा है और आज ये जज साहब लोग कैसे समझ गए। जब यहाँ तक कि अगर आप संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा है ना, मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा और अंबेडकर के जी, बीच टकराव हो रहा है एसटी के लेकर के। जयपाल सिंह मुंडा साफ जवाब देते हैं अंबेडकर को कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि एसटी क्या है, आदिवासियों की वस्तुस्थिति क्या है, आदिवासी के जनजीवन के बारे में आपका कोई अध्ययन नहीं है। गांधी ने भी कहा था कि आदिवासी को हमसे क्या चाहिए, एक नमक के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो जी, जी। लेकिन एसटी पे भी आप सब सुना दे रहे हैं डिसीजन के, एसटी में भी क्रिमिनल भैया, एसटी तो ऐसे ही बिल्कुल आपने उनका हक छीन लिया, उनका जंगल जमीन छीनते जा रहे हैं, उनके जंगल अभी बड़ा अच्छा एक मार्मिक कविता जसिंता करकेट्टा ने लिखा है कि आप मंदिर तोड़ने पे आप आपकी भावनाएं आहत होती हैं और मेरे पुरखों के आवास जंगल को आप काटे जा रहे हैं और मेरी भावनाएं कोई आहत नहीं हो रही है, मेरी भावनाओं को कोई बहुत बढ़िया। मेरी भावनाओं का कोई ख्याल नहीं कर रहा है। तो आदिवासियों से जो आवाजें कुछ लेखक आए हैं, कुछ उनकी आवाजें उठ रही हैं, आप कम से कम आदिवासियों के बीच अध्ययन करिए, ऐसे ही नहीं दिल्ली में बैठ करके 5 स्टार होटलों में बैठ करके, दिल्ली के चैम्बर एसी चैम्बर में बैठ करके आदिवासियों के बारे में फैसला सुना दीजिए, बिल्कुल गलत है। ये इस तरह के उदाहरण देश को कमजोर करेंगे। इनको इन तो जज सर साहब को अंतिम में देखना आपका चाहिए निष्कर्ष देश क्या है? की। समय कम है, निष्कर्ष में बिल्कुल सर, मेरा आपका क्या निष्कर्ष है? फाइनली मेरा निष्कर्ष है कि ये निर्णय जो है बिल्कुल गलत है। ये राष्ट्र को कहीं न कहीं कमजोर करेगा और राष्ट्र जो मजबूती की ओर बढ़ रहा था, धीरे-धीरे ही सही लग रहा था कि हमारे जो समाज के वंचित लोग हैं, समाज के जो हाशिए के लोग हैं, जो समाज में विकास के दौर में पिछड़ चुके लोग हैं, उनको आज न कल कहीं न कहीं मौका मिलेगा। दिख भी रहा था, लेकिन जिस तरह के जो निर्णय आ रहे हैं, इस तरह के प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी निर्णय आ रहे हैं, कहीं न कहीं निराश करते हैं और जो उच्च पदों सर पे बैठे आपको लोग हैं ध्यान में होगा, बिल्कुल। दिसंबर में अभी दिसंबर में एक यूजीसी का एक दिशा निर्देश जारी हुआ था, जिसमें उच्च संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित पदों को इसमें था एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को अनरिजर्व्ड करने और हुँ, पर्याप्त आरक्षित उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर समान वर्ग के लिए खोलने के लिए जो मसौदा तैयार किया गया था, जी काफी विरोध के बाद तुरंत वापस यूजीसी के ने वापस लिया कि नहीं ऐसा नहीं है। तो ये एनएफएस जो चल रहा है, नॉट फाउंड सुटेबल करके ओबीसी को जो छांटने का प्रयास चल रहा है, इसके जो दिशा निर्देश जो आया था यूजीसी का अभी दिसंबर में, वो इसी ओर तो इशारा कर रहा है कि बिल्कुल। इसकी जो आबादी 80-85% है उससे सीट नहीं भर रहा है, लेकिन हुँ। 10-5% है, 2-3% उससे सीट भर जा रही है। क्या खेला है, क्या नहीं बना के रख उसमें दिया है देश एक को और लोगों को मूर्ख एक समझ रहा है। न्यूज़ वीक पे अभी मैं न्यूज़ वीक पे देख रहा था, जितेंद्र मीना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने रोस्टर बनाने की प्रक्रिया पे भी ध्यान दिलाते हुए कहा कि जो रोस्टर बनाने की प्रक्रिया है, उसके अनुसार से अगर आरक्षण को बाँट दिया जाएगा, तो कभी ऐसे जहाँ 1-2 पद होते हैं, जैसे लाइब्रेरियन के 1 पद होते हैं, वहाँ पे तो कभी आरक्षित कभी आ ही नहीं पाएगा। तो 150 आ ही नहीं 200 साल सकता, बाद हाँ, अगर आ ही नहीं सकता। बिल्कुल। रोस्टर बनाने की जो विधि है, जिस प्रक्रिया से रोस्टर बनाई जाती है, तो कभी आरक्षण मिलेगा ही नहीं वहाँ पे।
जब 15% और 7.5% है तब तो आरक्षण मिलने में 100 साल 90 साल लगेंगे, लेकिन जब कोटा में कोटा 3% कर देंगे तो कभी नहीं आ पाएगा। तो एक तरह से ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है, जिस साजिश को समझना पड़ेगा, समाज के, देश के सारे बहुजनों को समझना पड़ेगा। कई सरकारों के मुखियाओं ने बिना सोचे समझे अपने बयान जारी कर दिए हैं, कई राजनीतिक दलों ने के नेताओं ने भी कोर्ट के फैसले का समर्थन कर दिया है, लेकिन मुझे बिल्कुल लग रहा है कि वो फैसला का और पूरे देश के रोस्टर प्रक्रिया का पूरी तरह से उन्होंने अध्ययन नहीं किया है और कहीं न कहीं वो बहुजनों के खिलाफ है, पूरे बहुजन समाज के खिलाफ, न केवल एससी एसटी को मानिए, जी ओबीसी के बिल्कुल। खिलाफ भी है इस तरह के डिसीजन जी, ओबीसी तो के खिलाफ भी ये है। ओबीसी को भी कुल अब जैसे मिलाकर पूरे अभी देश में, लेकिन अच्छी बात ये है कि पूरे देश में इसको लेकर के प्रतिक्रिया काफ़ी तेज़ गति से प्रतिक्रिया आई है और जी, जी। एनडीए में रहने वाले, एनडीए के साथ जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जैसे चिराग पासवान, रामदास अठावले, मायावती, ये सब बोल रही हैं। वो बाकी राजनीतिक जो चीज़ें हैं उसकी हम सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन इस मुद्दे पर सारे लोग एक हो रहे हैं धीरे-धीरे। ये एक अच्छा साइन है और इस बार टारगेट पर कोर्ट भी है, वो न्यायाधीश भी हैं, जो खुद हक मार करके दूसरी जातियों का हक मार करके बैठे हुए हैं और दूसरे के हक की चिंता किए जा रहे हैं, उस हक और वो उसी हिसाब से फैसला सुना रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करें कि और कुछ है आपके पास? नहीं, बिल्कुल फिर आज के लिए बस यहीं तक, यही कहना बस है इतना कि ही। तो हक बहुजनों को कोई सचेत और रहना खा है, इस रहा तरह है। के निर्णयों की बारीकियों का अध्ययन करना है और इस तरह के निर्णय के पीछे के उद्देश्यों को समझना होगा और उसके बिल्कुल, अनुसार से आपस में एक रणनीति तैयार करके इस तरह के जो राष्ट्र विरोधी अवधारणाएं हैं, राष्ट्र को कमजोर करने वाले जो विचार हैं, उनका मजबूती से उनका प्रतिकार करना होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ मजबूती से लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद लड़ना संतोष होगा। सारंग जी इस जी, इस और तरह के लड़ना कार्यक्रम होगा के और लिए। लड़ाई की ओर बहुजन समाज बढ़ चुका है और शंखनाद भी कर दिया है लोगों ने। 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद का ऐलान भी कर दिया गया है। तो हक कोई और खा रहा है, आरक्षण का हक जो है एससी एसटी ओबीसी का, वो कोई और खा रहा है, लेकिन आरोप लगा रहा है, नैरेटिव बना रहा है कि एससी का हक, एससी के कुछ जातियां खा जा रही हैं, ओबीसी की कुछ जातियां बाकी ओबीसी का हक खा जा रही हैं। तो ये इस नैरेटिव को, इस षड्यंत्र को तोड़ना होगा और प्रतिकार करना होगा और आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।